चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक का अपना चैप्टर अगला, जिसको बोल रहे हैं हम क्या, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर तो आपको पता ही है क्या क्या होते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, याद ही पहले से आपको, या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ये तो आपने याद कर रखा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना। जैसे पहली प्रॉपर्टी में लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम कम होती जाती है। और अगर मैं साइज की या बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा, तो टॉप टू बॉटम साइज या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीजेस। ठीक है, साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर बढ़ता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट बढ़ता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, एटॉमिक वेट बढ़ता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है मेल्टिंग पॉइंट का, तो ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आर्सेनिक तक तो बढ़ता है और फिर उसके बाद कम होता है। मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक तक बढ़ेगा और फिर क्या होगा, एंटीमनी, बिस्मथ का कम हो जाएगा। अगर ओवरऑल ऑर्डर लिखोगे तो मैं सीक्वेंस में बना देता हूं, नाइट्रोजन आ रहा है, फिर फॉस्फोरस आ रहा है, अब इसको पलट दो, बिस्मथ आएगा, एंटीमनी आएगा और फिर आर्सेनिक आएगा। ऐसा क्यों होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। क्रिस्टल लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी के प्रोपोर्शनलिटी में हमने ऑर्डर लिखा है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और पॉइंट के डिस्कशन की बात आती है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, अब हमारे पास यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितने टाइप की होती है। नाइट्रोजन फैमिली दो टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट करता है, एक +5 और एक क्या, +3। अब यहां भी वही कहानी आती है जो बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली पढ़ी थी हमने, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, +5 ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसके बारे में हम ये लिखेंगे, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। +5 ऑक्सीडेशन नंबर डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन नंबर, जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है +3 इन दोनों में, तो वो होती है इंक्रीज। तो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और ऐसा किस वजह से होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आप जानते ही हो, NH2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है ऑक्सीडेशन नंबर की, किस वजह से हो रही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, किसकी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके +5 की स्टेबिलिटी, इनके +5 की स्टेबिलिटी, तो मैं लिखूंगा टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, और इनके +3 की स्टेबिलिटी, +3 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या लिखूंगा मैं, इंक्रीजेस। ये क्या लिख रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी। क्या है ये, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी +5 की डिक्रीज होती है, +3 की इंक्रीज होती है। अगर एक ही एलिमेंट की बात करें तो आर्सेनिक का जो +5 है वो उसके +3 से ज्यादा स्टेबल, एंटीमनी का भी +5 एंटीमनी के +3 से स्टेबल मानते हैं, लेकिन बिस्मथ का जो +5 है वो उसके +3 से कम स्टेबल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सब किसकी बातें बता रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी की बातें बता रहा हूं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और हाइड्राइड्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, है ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करेंगे, जिसमें हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो इसमें क्या है, हाइड्राइड जो बनते हैं हमारे, हाइड्राइड क्या क्या होंगे, हाइड्राइड होंगे EH3 टाइप के। ठीक है, जैसे NH3, PH3, ASS3, SbH3 और BiH3। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अब मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज और इंक्रीज में लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। दो प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक तो टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीजेस,
और एक प्रॉपर्टी होगी टॉप टू बॉटम क्या, इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस में क्या है, चलो पहले डिक्रीजेस वाली लिखेंगे। तो डिक्रीजेस में लिख रहा हूं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग से चलेंगे, टॉप टू बॉटम आते हैं, ये जो सेंट्रल एटम है इनका साइज बढ़ता जाता है, हाइड्रोजन का साइज तो छोटा है, तो यहां पर जाने पर BiS3 पर जाने पर बॉन्ड एनर्जी बहुत कम लगेगी इसको तोड़ने में, क्यों, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब आसानी से टूट गया कंपाउंड, मतलब उतना ही लेस स्टेबल है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। अगली प्रॉपर्टी देखो, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, क्या बोलोगे, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, ये भी डिक्रीज होगी, क्यों, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, इनके पास क्या है, जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी को ही हम लुईस बेसिक स्ट्रेंथ से कनेक्ट करते हैं। जो एलिमेंट अपना लोन पेयर आसानी से दे दे किसी लुईस एसिड को, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा लुईस बेस हो जाएगा। जबकि यहां क्या होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाता है, तो लोन पेयर डिफ्यूज हो जाता है, मतलब चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है एक तरीके से, ऐसा समझो। तो चार्ज डेंसिटी कम होने से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। एंड अगली प्रॉपर्टी बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हम कैसे कंपेयर कराते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक्सेप्शन की। दो जगह एक्सेप्शन है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में। तो हाइड्राइड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, है ना। हाइड्राइड में एक्सेप्शंस क्या है, पहला है बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो नाइट्रोजन है ना हाइड्राइड, ये NH3, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, इसमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो जाता है, मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं, तो ओवरऑल क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। लेकिन कहां तक बढ़ता है, आर्सेनिक और एंटीमनी के बीच में रहता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, PH3 ASH3, फिर आता है NH3, फिर SbH3, और फिर क्या आएगा, BiH3। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट तो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है, और मेल्टिंग पॉइंट NH3 का सबसे ज्यादा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट NH3 का सबसे आगे कर दो, PH3 ASH3 SbH3 BiH3, और फिर क्या आएगा सबसे ज्यादा, NH3। ठीक है, इसके बारे में हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास एक्सेप्शन की बात आई तो ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, NH3 में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो जाता है, मॉलिक्यूलर रेट बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाता जितना एंटीमनी हाइड्राइड का है, SbH3 का। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इसकी। लेकिन अगर मैं यहां चलूं हाइब्रिडाइजेशन पर, ध्यान रखना, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन में हम ऐसा बोलते हैं कि NH3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का sp3, लेकिन PH3 ASH3 SbH3 और BiH3, ये केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैंने, ड्रैगोस रूल लगता है, तो इनका किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, नो हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़ा होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन। मैंने PH3 को एक्सप्लेन भी किया था केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में NH3 है, इनका नहीं है, ड्यू टू कौन सा रूल है ये, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल, ड्रैगोस रूल। ठीक है, तो ये हो गई हाइड्राइड की बात, नोट कर लो, फिर ऑक्साइड पे चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखो, दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन फैमिली, एक तो होता है E2O3 मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का, और एक होता है E2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ की, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं सिंगल फैमिली की बात करूं, किसकी, सिंगल फैमिली में बात करूं, जैसे E2O3 या E2O5, तो जैसे E2O3 की बात कर रहा हूं मैं, तो E2O3 में क्या क्या आएंगे, N2O3 P2O3 AS2O3 SB2O3 और Bi2O3।
तो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीजेस। क्यों? मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो मैं ऐसा बोलूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और आप जानते हो मेटेलिक कैरेक्टर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीजेस। यही सेम कहानी किसमें होगी? E2O5 वाले अगर मैं लिखूं, E2O5 वाले, N2O5, P2O5, AS2O5, SB2O5 और Bi2O5। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ यहां भी डिक्रीज होती है और यहां भी डिक्रीज होती है। ये तो बात हो गई सेम फैमिली की। अगर डिफरेंट फैमिली की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करेगी फिर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है E2O3 वाली फैमिली की कम होगी किससे? E2O5 वाले से। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऑक्साइड में हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो ये बात हो गई इसकी ऑक्साइड्स की। लेकिन हमें इसके ट्राई ऑक्साइड के नेचर के बारे में भी पढ़ना है। क्या? कि एसिडिक कौन, बेसिक कौन है, एम्फिटेरिक कौन। तो N2O5, P2O5, सॉरी 3 वाला बोल रहा था मैं, है ना। N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3 और Bi2O3। ठीक है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इनके स्टार्टिंग के ये जो दोनों हैं ये होते हैं एसिडिक नेचर के। बाद के जो दोनों हैं ये होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। और बिस्मथ जो होता है इसका जो ऑक्साइड है वो होता है बेसिक। ठीक है, ऐसा ही सेम कहानी हम 5 वाले में भी मान सकते हैं। तो ये एसिडिक हो गया, ये एम्फोटेरिक और ये बेसिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई किसकी? ऑक्साइड की। ऑक्साइड में क्या ध्यान रखना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर सेम फैमिली है तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज। डिफरेंट फैमिली है तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ज्यादा अच्छा एसिड। ठीक। और एसिडिक कौन, एम्फोटेरिक कौन और बेसिक कौन। तीसरे नंबर पे है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अगर मैं हैलोजन के लिए रिएक्टिविटी देखूं तो 2 टाइप के हैलाइड यहां एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है EX3 और एक होता है EX5। लेकिन EX5 में भी नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं उसके पास। तो ये ध्यान रखना, आप नाइट्रोजन का पेंटा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता। चैप्टर के लास्ट में मैं इसमें नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा दूंगा आपको, अभी आप ध्यान रखना। तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एग्जिस्ट करता है? +3 और +5 वाला, जिसमें से नाइट्रोजन का एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहां आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? यहां आपसे बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं तो अगर सेम फैमिली में कंपेयर करा रहे हो तो आपको ये चलना पड़ेगा किससे? फजान्स रूल से। किससे चलना पड़ेगा? फजान्स रूल। ठीक है, जैसे एक बता देता हूं मैं। सपोज आपसे बोला गया है NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3 और BiCl3। बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करो। तो कोवेलेंट कैरेक्टर हम कैसे कंपेयर कराते थे? याद करो। स्मॉल कैटाइन बिगर एनाइन एंड हाई चार्ज फॉर्म्स बेटर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें कैटाइन से चलना है, तो कैटाइन स्मॉल को किस में है? नाइट्रोजन स्मॉल है, मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता जाएगा। ठीक। अगर मान लो आपसे डिफरेंट फैमिली में बात कर ली, ये तो मैंने सेम फैमिली का एक एग्जांपल बता दिया ट्राई हैलाइड्स वाला, सेम ऐसे ही पेंटा हैलाइड्स में भी हो सकता है। लेकिन अगर डिफरेंट फैमिली है तो कोवेलेंट कैरेक्टर EX5 वालों का ज्यादा होगा किससे? EX3 वालों से। क्यों? क्योंकि यहां चार्ज ज्यादा है। अगर चार्ज और साइज में हम डिसाइड करना चाहें तो चार्ज डोमिनेट्स। ठीक है, चार्ज से ही हम डिसाइड करते हैं। तो यहां क्वेश्चन आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछेंगे तो उसमें फजान्स रूल लगाना ध्यान रखना। एक मैंने लगा के बता दिया आपको। ठीक, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। देखो, मेटल के साथ नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, M3E2 टाइप के। ठीक है, M3E2 टाइप के। मेटल पर यहाँ +2 होगा और E पर -3, मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनते हैं। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनते हैं जिसमें एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -3। जैसे 1-2 एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। Ca3N2, Ca3P2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, इस टाइप के। आर्सेनाइड, ठीक, एंटीमोनाइड, बिस्मथाइड, इस टाइप से।
तो -3 वाले बनते हैं, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से रिएक्शन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्यान से देखना। डाई नाइट्रोजन N2, इसके लिए हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। पहला कंपाउंड N2, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? पहला है इसका NH4Cl की रिएक्शन NaNO2 से करवा दो। NH4Cl की रिएक्शन NaNO2 से करवा दो, तो क्या होगा? आप इसको ऐसे याद रखो, देखो प्लस माइनस, तो NaCl निकाल दो। अब ये जो NH4 के साथ ये जोड़ोगे तो क्या दिखेगा? NH4NO2। इसको क्या करा दो? हीट करा दो, ठीक है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, हीट करा दो। जैसे ही आप हीट कराओगे तो आप बताओ कितने वाटर इसमें से निकाल सकते हो? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिला के 2 वाटर निकाल सकते हो। तो क्या मिलेगा तुम्हें? N2 प्लस 2H2O। तो यहां क्या लिखा मैंने? NaCl प्लस N2 प्लस 2H2O, ऐसा। ये फाइनल रिएक्शन हो गई। कभी अगर आपको डायरेक्ट इसकी हीटिंग दे दे तो सीधे सीधे लिख देना, और इसके साथ इसको मिक्स करे तो इस तरीके से याद रखना। तो N2 यहां पर रिलीज हुई, लेकिन इसमें, इस रिएक्शन में कुछ क्वांटिटी में NO और HNO3 भी मिलता है, जिसको हम रिमूव कर लेते हैं H2SO4 या K2Cr2O7 के मिक्सचर को डाल के, ठीक। ध्यान रखना। ये सेकंड है अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसकी हीटिंग से भी N2 बनता है। अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं याद रखने वाली। अमोनियम डाइक्रोमेट, क्योंकि एग्जाम में आपसे सीधे पूछ लेंगे कि बताओ अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग से क्या होगा। पहले याद तो तब तो कर पाओगे, ठीक है। तो NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, क्या करो? इसमें से Cr2O3 निकाल दो, N2 निकाल दो और H2O निकाल दो। इसमें से Cr2O3 गायब कर दिया, N2 निकाल दिया और H2O निकाल दिया। देख लो आप, 8 हाइड्रोजन थे, 4 to the 8 है ना, तो यहां 4 आएंगे, तो 4 ऑक्सीजन और 3 7 ऑक्सीजन हो गए, 2 Cr हो गया और N2 हो गया, ठीक, बैलेंस हो गई। Cr2O3 का कलर ध्यान रखना, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तीसरा है फॉर वेरी प्योर नाइट्रोजन, फॉर वेरी प्योर N2। जो अजाइड होते हैं, फॉर वेरी प्योर N2, अगर आपको N2 बहुत एक्स्ट्रा प्योर चाहिए तो जो अजाइड होते हैं, अजाइड, तो अजाइड की हीटिंग करा दो। अजाइड की हीटिंग कराओगे तो मिलता है मेटल प्लस नाइट्रोजन। अब यहां मेटल है सॉलिड और N2 गैस, और N2 गैस को अलग आप सेपरेट कर सकते हो, तो प्योर नाइट्रोजन मिलेगी ना आपको। अजाइड क्या क्या मिल सकते हैं? NaN3, इसको हीट कराओ तो क्या बनेगा? मेटल प्लस N2, और BaN3 होल ट्वाइस, इसको हीट कराओ तो क्या मिलेगा? Ba प्लस N2। जो अजाइड होता है ना, अजाइड, वो होता है N3 माइनस आयन, ये होता है अजाइड, और स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं N2 की। देखो N2 के बारे में अगर बताएं तो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस है, नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि N2 इज इनर्ट, N2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी आप इसकी रिएक्शन कराते हो ना, जैसे नाइट्रोजन वगैरह से हम कराएंगे, तो उसमें क्या है, आपको हीटिंग देनी पड़ती है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर पे, रिएक्शन विद N2, रिएक्शन विद N2। तो N2 के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो मेटल, या सॉरी एलिमेंट, N2 के साथ रिएक्ट करके, आप एलिमेंट में मेटल भी ले सकते हो, कुछ नॉन मेटल भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो मेटल प्लस N2, ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटल प्लस N2 इसको हीट कराओगे तो बनता है मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड बनता है, ठीक। तो मेटल प्लस N2 को हीट कराओगे, क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइड। अब जैसे दो रिएक्शन आपको इसमें याद रखनी है, Li की रिएक्शन याद करो N2 के साथ क्या बनता था? Li3N, और Mg की रिएक्शन N2 के साथ Mg3N2। लिथियम का नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड। और नाइट्राइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप पानी डालो तो अमोनिया गैस निकलती है, और क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस। जैसे मान लो अगर मैंने इसकी रिएक्शन पानी से करा दी तो LiOH बनेगा और अमोनिया गैस निकलेगी। इसकी करा दी पानी से तो MgOH होल ट्वाइस बनेगा और अमोनिया गैस निकलेगी। ऐसा होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आगे वाली ध्यान रखना। थर्ड नंबर पे रिएक्शन है हैबर्स प्रोसेस। थर्ड नंबर की इसकी रिएक्शन है हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, N2 की रिएक्शन होती है किसके साथ, H2 के साथ। तो क्या बनता है, अमोनिया। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक प्लस हीट। अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ फेवरेबल कंडीशन फॉर अमोनिया प्रोडक्शन। ध्यान रखना, फेवरेबल कंडीशन फॉर NH3 प्रोडक्शन। अगर अमोनिया का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए। रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर रखना है आपको क्या, लो टेम्परेचर रखोगे तभी सही होगा। अगर टेम्परेचर हाई रख दिया तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलिया प्रिंसिपल रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। तो टेम्परेचर कम रखना पड़ता है एक्सोथर्मिक में, और प्रेशर आपको हाई रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर। ऐसा क्यों, हाई प्रेशर रखोगे तो प्रेशर ज्यादा तो मोल्स ज्यादा, और मोल्स ज्यादा होंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलिया रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोल्स कम हो रहे हो। तो यहां गैसियस मोल देखने होते हैं आपको, है ना। तो गैसियस मोल यहां कितने, 3 और 1 4, और यहां कितने 2, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन फेवरेबल है। इसी टाइप से एक और रिएक्शन है जिसको बोलते हैं बर्कलैंड आइड प्रोसेस। बर्कलैंड आइड प्रोसेस। बर्कलैंड आइड प्रोसेस में क्या होता है, N2 की रिएक्शन O2 के साथ होती है, N2 की रिएक्शन O2 के साथ होती है तो बनता 2NO, और ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। तो प्लस हीट इधर लिख दूं मैं, एंडोथर्मिक है। अगर डेल्टा H के फॉर्म में लिखा होता तो यहां डेल्टा H पॉजिटिव, यहां डेल्टा H नेगेटिव। ठीक है, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है। बताओ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर NO प्रोडक्शन। अगर आपको NO का प्रोडक्शन बढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडस्ट्रीज में इसका, है ना। अगर आपको NO का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन बताओ। तो टेम्परेचर तो रखना पड़ेगा भैया हाई, हाई टेम्परेचर क्यों, इसको टेम्परेचर दोगे तभी तो फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन, एंडोथर्मिक है ये। और प्रेशर के बारे में बात करोगे तो डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट बाय प्रेशर, प्रेशर से अफेक्ट नहीं होगा। क्यों, यहां भी 2 मोल, यहां भी 2 मोल, तो मोल तो सेम ही है ना, तो कहां जाएगी रिएक्शन, दोनों मोल सेम है तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी। तो डज नॉट अफेक्ट बाय प्रेशर चेंज। ठीक है, मान लो आपसे पूछते कि चलो बताओ N2 को कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो N2 का कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है, एयर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, क्योंकि N2 और O2 का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है बाइनरी मिक्सचर में, उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन N2 की कैसे होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। और लैब मेथड क्या होता है, जो मैंने पहला बताया था, NH4Cl की रिएक्शन करा दो NaNO2 के साथ, तो वो वाली। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला कंपाउंड है अब अमोनिया। ठीक है, N2 हमने पूरा पढ़ लिया, अब अमोनिया के बारे में समझेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो इसकी, अमोनिया की मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 है फ्रॉम यूरिया, फ्रॉम यूरिया। यूरिया में पानी डाल दो तो अमोनिया गैस निकलती है। कैसे होती रिएक्शन देखना, NH2CONH2। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरिया, नाच दो CO नाच दो। ये यूरिया है, इसमें अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो बनेगा अमोनियम कार्बोनेट, और अमोनियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है किसमें, अमोनिया प्लस H2CO3, जो कि CO2 प्लस वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड नंबर की रिएक्शन है फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट से भी बना सकते यूरिया। कैसे, 2 रिएक्शन बताऊंगा। पहली है जैसे अमोनियम सॉल्ट मैंने ले लिया यहां पर NH4Cl, इसकी रिएक्शन कराऊं मैं NaOH के साथ, तो क्या बनेगा। और दूसरा अमोनियम का सल्फेट ले लो, क्लोराइड ले सकते हो, सल्फेट ले सकते हो। ठीक है, ऐसे सॉल्ट ले ली मैंने, इसकी रिएक्शन कराऊं मैं CaOH होल ट्वाइस के साथ, तो अमोनिया बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना जरा। आपको यहां कैटायन एनायन एक्सचेंज करना है, प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस और प्लस माइनस। ठीक,
कैटायन को एनाइन से जोड़ दो तो NH4OH, जिसको हम एक्वस अमोनिया बोलते हैं, तो आप NH4OH लिखो या फिर यहां एक्वस अमोनिया भी लिख सकते हो, बात बराबर है। और प्लस क्या बनेगा, Na से Cl जुड़ जाएगा, NaCl बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, बहुत ईजी है। यहां भी कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो तो एक्वस अमोनिया NH4OH प्लस CaSO4 के साथ क्या बना लेगा, CaSO4। इस तरीके से होता है। तो ये पहली हो गई, ये वाली पहली हो गई यूरिया वाली, ये दूसरी। तीसरे नंबर पे एक मैंने लिखी थी, कौन सी, हैबर्स प्रोसेस। तो जो N2 की प्रॉपर्टी में लिखी हुई है ना हैबर्स प्रोसेस, वो आप अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। अभी पीछे ही हमने लिखी थी, ठीक है, बस मैंने नाम लिख दिया, रिएक्शन पीछे बता चुका हूं। और अमोनिया के फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन भी मैंने बताई थी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है, पीछे देख लेना। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी नंबर 1, कलरलेस, पंजेंट, स्मेलिंग गैस, ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है, कलरलेस होती है और पंजेंट स्मेल की होती है ये। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, सेकंड नंबर की, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन है, दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन है ZnSO4 के साथ रिएक्शन कराएं अगर एक्वस अमोनिया की, NH4OH, ठीक है। और दूसरे नंबर पर FeCl3 के साथ अगर रिएक्शन कराएं एक्वस अमोनिया मतलब NH4OH। तो Zn के केस में क्या होता है, कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो, ठीक है, ये 2+, ये 2-, ये प्लस और ये माइनस। तो Zn क्या करेगा, 2 OH लेके बना लेगा ZnOH, ये होता है व्हाइट PPT, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है ये। और NH4SO4 के साथ जुड़ जाएगा तो NH4 होल ट्वाइस SO4 बनेगा। जबकि यहां पर क्या होता है, इसमें कैटायन एनायन एक्सचेंज नहीं होता, इसमें रस्ट बन जाता सीधे। तो यहां क्या बनता है, Fe2O3.XH2O, आप ब्राउन कलर बोल सकते हो इसका, ठीक है। और NH4 का Cl मतलब NH4Cl, ऐसा होता है। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है, तीसरे नंबर पे अमोनिया की, थर्ड नंबर की, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अमोनिया जो होता है वो लिगेंड की तरह भी काम करता है, लिगेंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है। तो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कैसे, दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक तो आपको पहले से ही पता है, टॉलरेंस टेस्ट आपने नाम सुना ना, वही। तो पहली रिएक्शन है AgCl की रिएक्शन अगर एक्वस अमोनिया से कराओ NH4OH, जिसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्या करता है, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ऐसा बनता है इसमें, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं इसको। आप यहां सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हो, तब भी काम हो जाएगा। दूसरा, CuSO4 की रिएक्शन अगर मैं कराऊं किसके साथ, NH4OH के साथ, ठीक है। इस रिएजेंट का नाम लिख देता हूं, याद रख लेना, टॉलरेंस रिएजेंट नाम है। और दूसरा क्या है, कॉपर सल्फेट NH4OH के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है CuNH3,4SO4, इसका नाम है स्विट्जर्स रिएजेंट। डाइज वगैरह में यूज करते हैं इसको, स्विट्जर्स रिएजेंट, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और अपना अगला कंपाउंड है HNO3। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड की अगर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो पहले नंबर पर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इंडियन सॉल्ट पीटर या चिले सॉल्ट पीटर से आप बना सकते हो। जैसे चिले सॉल्ट पीटर नाम है NaNO3 का, ये मैंने आपको एस ब्लॉक में नाम याद करवाए थे कुछ, वहां पे ही बताया था। और इंडियन सॉल्ट पीटर है KNO3, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप करवा दो H2SO4 के साथ, ठीक है। तो आप क्या करो, Na या K हटा के H लगा दो बस, तो HNO3 तो बनना ही है। प्लस साथ में क्या, अगर मान लो ये लिया तो क्या बना देगा ये, NaHSO4। भाई Na को यहां लाओगे, H को यहां लाओगे, वैसे ही K को यहां लाओगे, H को यहां लाओगे, ये बनेगा, या फिर KHSO4 बनेगा, लेकिन HNO3 तो बनना ही है। सेकेंड नंबर की प्रिपरेशन है कि अगर आप कमर्शियल स्केल पर बनाना चाहते हो तो प्रोसेस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड नहीं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। ओसवाल्ड तो कार्टून था अपना, याद करो। ओस्टवाल्ड प्रोसेस की अगर बात करें
तो ओस्ट वाले प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया की रिएक्शन होती है O2 के साथ, और ये O2 कहां से आती है, फ्रॉम एयर, O2 फ्रॉम एयर। तो अमोनिया O2 के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, NO प्लस H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर सकते हो, 4 5 4 6 बैलेंस हो गई। ठीक, यहां कैटलिस्ट यूज करते हैं प्लेटिनम या RH, रोडियम, और कंडीशन ये होती है कि यहां टेम्परेचर होता है 500 केल्विन, ऑपरेशन 9 बार, तो 500 केल्विन 9 बार, 9 बार। ठीक है, अब ये जो NO बना, इसकी रिएक्शन O2 से कराते हैं तो बनता है NO2, और NO2 में डालते हैं पानी। अब NO2 क्या होता है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, HNO2 और HNO3 का। तो अगर मैं ऑक्साइड में पानी डालूंगा तो HNO2 बनेगा प्लस HNO3 बनेगा। अब एक अच्छा एडवांटेज इसका ये है कि HNO2 को अगर मैं सिर्फ इसको हीट कराऊं, सिर्फ HNO2 को, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसमें, HNO3 में और प्लस NO में। अब यहां जो NO बना उसको रिसाइकिल करके वापस यूज कर सकते हैं यहां से, और HNO3 भी बन गया आपका, यहां तो बन ही रहा था, साथ में यहां भी मिल गया, और NO जो मिला उसका एडवांटेज हो गया, इसको रिसाइकिल करके यहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस से जो HNO3 मिलता है, ठीक है, उसको जब डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं तो आपको 68% तक मिल जाता है, और अगर आप डिहाइड्रेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ H2SO4 तो आप 98% तक HNO3 मिल सकता है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गई ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अगले तीसरे नंबर पे बर्कलैंड आइड प्रोसेस, थर्ड नंबर पे है बर्कलैंड आइड प्रोसेस। देखो बर्कलैंड आइड प्रोसेस भी मैं आपको N2 में बता चुका हूं, एक बार फिर से पूरी डिटेल में देख लो, वहां सिर्फ N2 प्लस O2 NO किया था। यहां क्या लिखेंगे, बर्कलैंड आइड में N2 प्लस O2, ठीक है, इससे क्या बनता है, NO। अब जैसे ही NO बना, इसमें पानी डाल, इसकी O2 से रिएक्शन करा दो तो NO2 बनेगा। अब NO2 में पानी डाल दो तो NO की रिएक्शन O2 से ऑक्सीडाइज हुआ, NO2 में पानी डाला, क्या बना, यही वाली रिएक्शन रिपीट हो गई, HNO2 प्लस HNO3 बना, और अब HNO2 जो है वो डिस्प्रोनेट हो जाएगा NO में और HNO3 में, और NO को आप क्या कर सकते हो, यहां पे रिसाइकिल करके यूज कर सकते हो। समझ गए बात को। तो ये कहानी हो गई HNO3 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या क्या, NaNO3 और KNO3, चिले सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो गई, और एक बर्कलैंड आइड प्रोसेस हो गई। यहां मैंने फेवरेबल कंडीशन भी बताई थी NO फॉर्मेशन की। ये कैसी रिएक्शन होती है, इसका डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर NO की फेवरेबल कंडीशन बोलो तो क्या होता है, ये एंडोथर्मिक होती है, भाई डेल्टा H पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक है, तो हाई टेम्परेचर NO का फेवर करेगी। ठीक है, और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, डेल्टा NG इसका 0 है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट अपना प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। तो पहला है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ HNO3 की रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, याद भी कर लेना। नॉन मेटल हमें कौन कौन से लेने हैं, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर और कार्बन। ठीक है, जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता मैंने वैसा लिख दिया है, बहुत आसान है याद करना, IPS कार्बन, ऐसे याद कर लेना, IPS कार्बन, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। क्या क्या करना है आपको, ये देखो, इसकी रिएक्शन होती है HNO3 से, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अपन लेते हैं यहां। जब HNO3 के साथ रिएक्शन होती है इन सबकी, तो सबके ऑक्सी एसिड बना दो। कैसे कैसे, आयोडीन का आयोडिक एसिड बना देंगे HiO3, फॉस्फोरस का जो होगा वो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और कार्बन का कार्बोनिक एसिड H2CO3, लेकिन जो कि डिसोसिएट हो जाता है किसमें, CO2 प्लस वाटर में। ठीक है, CO2 प्लस वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, प्लस साथ में क्या बनाना है आपको, सभी में NO2, सभी में बनेगा। ठीक है, और वाटर, ये ध्यान रखना, NO2 वाटर सभी में बनेगा, NO2 वाटर, यहां भी NO2 वाटर, यहां लिख दिया, खैर वाटर अपन ने, वहां भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना क्या क्या बनता है, I2 के साथ HiO3, फॉस्फोरस के साथ H3PO4, सल्फर के साथ H2SO4, कार्बन के साथ H2CO3, लेकिन तोड़ देना उसको, मतलब CO2 वाटर में ब्रेक कर देना, और सभी में NO2 वाटर बनना ही है। ये किसकी रिएक्शन होगी, नॉन मेटल की। अगली है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हो तो दो टाइप की रिएक्शन होती है इसमें आपके पास, एक डाइल्यूट HNO3 और एक कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपको दो रिएक्शन ध्यान रखनी है, एक Zn की और एक कॉपर की। तो Zn कॉपर कॉपर प्लस प्लस,
एक कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, एक कराएंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, एक कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, और एक कराएंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, ध्यान से देखना। कॉन्सेंट्रेटेड, देखो सभी में, सबसे पहले सभी में नाइट्रेट तो बनना है, मतलब यहां बनेगा Zn का नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, यहां भी नाइट्रेट Zn का, यहां कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, और यहां कॉपर का नाइट्रेट। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन मतलब Zn की और कॉपर की टोटल रिएक्शन 4 है, चारों में नाइट्रेट बनाओ। अब जहां जहां कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है वहां जो गैस निकलेगी वो होगी NO2, जहां जहां कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है उसमें गैस निकलेगी NO2, और जहां जहां डाइल्यूट लिखा है उसमें देखना Zn के साथ ये बनाएगा N2O और कॉपर के साथ ये बनाएगा NO। ये टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की रिएक्टिविटी पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेटेड में कौन सी गैस निकलती है, डाइल्यूट में कौन सी, ये आपसे पूछ सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 निकलती है, कोई टेंशन नहीं। डाइल्यूट में Zn में N2O गैस निकलती है और कॉपर में NO गैस निकलती है। ठीक है, और सभी में H2O अपनी तरफ से ऐड कर दो, वाटर तो सभी में निकल नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी इसकी, क्या करो, सभी में नाइट्रेट बनाओ, कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 गैस निकालो, डाइल्यूट में Zn के साथ N2O और कॉपर के साथ NO। ठीक है, इस तरीके से। चलो इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे चलते हैं। HNO3 में ही हम लिख रहे हैं ये प्रॉपर्टी जिसको बोल रहे हैं अपन ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, ये होता है टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। किसके लिए होता है ये, फॉर नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। कैसे होता है ये टेस्ट, जो नाइट्रेट आयन का अपने पास सॉल्यूशन है, नाइट्रेट आयन की रिएक्शन करवाते हैं Fe2+ से। तो जो फेरस आयन है, इसको फेरस आयन बोलते हैं +2 वाले को, ये फेरिक में होता है ऑक्सीडाइज, और नाइट्रेट को +5 से नाइट्रिक ऑक्साइड +2 में रिड्यूस कर देता है, इसमें रिड्यूस कर देता है। किस मीडियम में रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो प्लस वाटर लिख देता हूं मैं यहां पे, बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, बस टेस्ट के बारे में बता रहा हूं क्या होता है। नाइट्रेट आयन Fe2+ से एसिडिक मीडियम में Fe+3 बनाता है, NO बनाता है और वाटर बनाता है। अब ये जो NO है इसकी रिएक्शन होती है FeH2O6 2+ के साथ। तो NO क्या करता है, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज कर देगा, मतलब एक वाटर हटाओ, NO एज अ लिगेंड लगाओ, तो FeH2O5 NO 2+, इसकी होती है ब्राउन रिंग। तो टेस्ट ट्यूब से बाहर की तरफ निकलती है रिंग, ब्राउन रिंग बनती हुई ऐसी, है ना, प्लस एक वाटर आपने निकाल दिया था। अब यहां क्वेश्चन ये बनता है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या होता है। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम इसको करेंगे अंडरलाइन, इसको x मानेंगे, +5 इंटू वाटर तो न्यूट्रल होता है 0, और NO जो होता है वो +1 होता है। देखो NO दोनों होता है, न्यूट्रल भी होता है +1 भी होता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में NO +1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 1 = 2, तो x के आ गए यहां पर +1। तो आयरन का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो आपको याद रखना है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +1, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आयरन की यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, ध्यान रखना। आयरन की यूजुअली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, +2 एंड +3, लेकिन +1 भी होती है, किसमें, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे इंटीजर में, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो 1 होती है आयरन की, ध्यान रखना। तो ये हो गया ब्राउन रिंग टेस्ट। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पर, रिएक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम विद एक्वारीजिया, डायरेक्ट HNO3 से तो रिएक्ट नहीं करते ये दोनों गोल्ड प्लेटिनम, लेकिन एक्वारीजिया के मिक्सचर से करते हैं। एक्वारीजिया एक्चुअल में मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 1:3 का मिक्सचर होता है। 1 पार्ट HNO3 तो 3 पार्ट क्या होगा, HCl। ये होता क्या है, इसमें HNO3 और HCl आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं NOCl प्लस वाटर प्लस नेसेंट क्लोरीन, और ये जो नेसेंट क्लोरीन है ये रिएक्ट करता है गोल्ड के साथ, तो ये बनाता है AuCl3
और ये HCl के साथ रिएक्शन करके HAuCl4 बनाता है। इसका नाम है ऑरो क्लोरिक एसिड, ऑरोक्लोरिक एसिड। सेम यही कहानी प्लेटिनम के साथ होती है। ये तो हो गई गोल्ड के साथ। प्लेटिनम के साथ क्या होता है, नेसेंट क्लोरीन बनाता है PtCl4 और HCl के साथ ये बनाता है H2PtCl6 और इसका नाम है हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछें तो आप क्या बोलोगे, इसमें +3 और इसमें क्या बोलोगे +4। ठीक है, निकाल सकते हो आप ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कहानी है गोल्ड और प्लेटिनम की एक्वारीजिया के साथ। बाकी दो मेटल ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। HNO3 से रिएक्ट नहीं करते, क्यों? वो अपनी ही सरफेस पर एक पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड बना लेते हैं जो कि होती है Al2O3 और Cr2O3 की। इसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखेंगे लास्ट में इस चैप्टर के। ठीक है, अभी जो रिएक्शन में लिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर जो ऑक्साइड है वो है N2O। N2O का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड। पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर बता दो इसमें नाइट्रोजन की क्या है, सीधा सा है 2x - 2 = 0। तो नाइट्रोजन क्या आ जाएगा यहां पर +1। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होती है किसकी? N2O की। इसका नेचर भी हम साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे अपन क्या करेंगे, नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1, किसकी? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरे पर इसका फिजिकल नेचर, फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल नेचर वगैरह भी लिखेंगे। जैसे N2 के बारे में बात करें तो यह है कलरलेस न्यूट्रल गैस, कलरलेस है, न्यूट्रल गैस है, और इसी को अपन लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस। साथ में इसकी प्रिपरेशन भी लिखते जाएंगे और स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। स्ट्रक्चर कैसा है इसका ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर N2O का होता है N डबल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट हो, ऐसा बना सकते हो। अगर ऐसा नहीं बनाना तो ऐसा भी लिख सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल हो, यहां माइनस इधर प्लस। यहां पर लोन पेयर ध्यान रखना, इंटीजर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, N2O3 में लोन पेयर पूछे थे एक बार एग्जाम में, तो इन सब में लोन पेयर भी लिखेंगे। जैसे इधर एक लोन पेयर होता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लो बस, है ना। इधर कितने लोन पेयर होंगे? 3, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ही हो गए, 7 8। नाइट्रोजन का पहले से ही कंप्लीट है ऑक्टेट। तो टोटल लोन पेयर अगर N2 में पूछे तो कितना आंसर आना चाहिए आपका? 3 और 1 4। ठीक है, अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी लिखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं किसकी? N2O की, तो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 इसको करा दो हीट। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करा के बस वाटर निकाल दो। कितने वाटर निकाल सकते हो? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे 2 वाटर निकालने के लिए। तो क्या दिखेगा? N2O + 2 वाटर। ठीक है, सीधी सी कहानी, इस तरीके से अपन लिखते जाएंगे। तो N2O हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +1, कलरलेस है, न्यूट्रल गैस है, लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये होती है। अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम लिखना चाहो तो लिख लो, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते तो ऐसा होता है। ठीक है, सेकंड नंबर ध्यान से देखना, N2O के बाद अगला है NO। ठीक है, NO इसका नाम है, जैसे यहां नाइट्रस ऑक्साइड था ना, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है ये? नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +2। तो सेम ऐसे ही लिखते जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर = क्या है? +2 है। इसके बारे में लिखेंगे तो ये भी कलरलेस न्यूट्रल गैस है, न्यूट्रल गैस। स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। ठीक है, इसी से लिखते जाएंगे कंपेयर करा के रखे ना। स्ट्रक्चर क्या है देखो, N ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर और एक अनपेयर होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर का है ये, है ना। जैसे यहां पर अगर हम बोलें तो आप यहां से देख लिया करो, ये क्या है? डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब ये क्या हो गया आपका? पैरामैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और इसके बारे में लिखना हो तो लिख लो डायामैग्नेटिक,
मैग्नेटिक कंपाउंड है ये। स्ट्रक्चर बना लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखना है इसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे जरा, एक तो मैंने आपको ब्राउनिंग टेस्ट में लिखाया था NO3 माइनस Fe+2 के साथ Fe+3 और NO बना देता है। एक और है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, इसका क्या नाम है, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करा दो किससे, FeSO4 से। ब्राउनिंग टेस्ट में आप नाइट्राइट भी ले सकते हो, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, आप नाइट्रेट भी ले सकते हो, नाइट्राइट भी ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये बना देगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 3 में ऑक्सीडाइज हो गया, प्लस NaHSO4 ये बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है H2SO4 के साथ। और साथ में क्या बनेगा, यहां पर NO बनेगा, ठीक है, प्लस वाटर भी लिख देता हूं। तो NO का प्रिपरेशन हो गया ये। एक आप ब्राउनिंग टेस्ट से भी उठा सकते हो वो वाली रिएक्शन, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का जो है हमारे पास ऑक्साइड, थर्ड नंबर पे, वो है N2O3। ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहां भी लिख लो। नाम क्या है इसका, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड। केमिस्ट्री में सेस्क्वी को बोलते हैं 1.5। आप 2 से डिवाइड कर दो यहां, तो NO 1.5 दिखेगा, मतलब नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड। या एक नाम और बोल सकते हो, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ऐसे बोल सकते हो। जितने भी आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनके स्पेशल नाम आप लिख सकते हो। कैसे, जैसे N2O है तो उसको बोल सकते थे क्या, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO क्या बोल सकते हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऐसे करके। बाकी मैंने उसके कॉमन नेम भी आपको बता दिए हैं। तो N2O3 को नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ऐसे भी बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर लिख ली। अब इसके बारे में फिजिकल नेचर इसका लिखेंगे। N2O3 होता है ब्लू सॉलिड, ब्लू एसिडिक, एसिडिक भी होता है, ठीक है, सॉलिड। स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O ऐसा कोऑर्डिनेट हो, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, N डबल बॉन्ड O सिंगल N डबल बॉन्ड O और यहां माइनस प्लस, ऐसा। बात बराबर ही है। स्ट्रक्चर में आप कुछ भी बनाओ, लोन पेयर पूछे तो सेम ही रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के पास यहां 2 लोन पेयर, 2 हो गए, 1 3 2 5, प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, 6 7 और 8 लोन पेयर हो गए। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो लोन पेयर आप इसमें निकालो, इसमें निकालो, सेम ही रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको स्ट्रक्चर देखने में दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहां बीच में NON लिंकेज है, यहां NON नहीं है, यहां NN बॉन्ड आ रहा है, तो दोनों स्ट्रक्चर सही है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होता है, NO N2O4 के साथ 250 केल्विन पर रिएक्शन होती है तो बनता है N2O3, ठीक है। ब्लू कलर इसका होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जो N2O4 है ना, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, NO2 एक तरीके से। ये क्यों, N2O4 क्या डाइमर है NO2 का, तो NO2 प्लस NO गिव्स N2O3, सीधा सा ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पर है NO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो इसका नाम बोल दो जरा, क्या है। यहां क्या बताया था, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, यहां क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपने इसका और भी नाम ऐसा देखा होगा कि ऐसा लिखा है, नाइट्रोजन ब्रैकेट में लिखा है 4, रोमन में 4 लिखा है, तो एक्चुअल में वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसा। तो नाइट्रोजन ब्रैकेट में 4 डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो +4 है। इसके बारे में, इसकी अपीयरेंस यहां क्या लिखा था अपन ने, ब्लू एसिडिक सॉलिड है, ये ब्राउन एसिडिक गैस है, ब्राउन एसिडिक गैस है। मैग्नेटिक नेचर के बारे में, अच्छा यहां कोई अनपेयर था क्या, नहीं था ना, तो यहां क्या लिख सकते हैं, डायामैग्नेटिक, ठीक है। जबकि यहां ये पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे, स्ट्रक्चर देखना जरा इसका, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट O ऐसा, और 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहां माइनस यहां प्लस और 1 अनपेयर और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अनपेयर है, इसका मतलब क्या है, ये पैरामैग्नेटिक। तो ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इजी है इसका। NO2 का कैसे, मेटल के जो नाइट्रेट हैं, मेटल नाइट्रेट, उसकी जब हीटिंग कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनता है।
ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस और कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस होती है O2, ध्यान रखना। अब ये मेटल नाइट्रेट किस किस के हो सकते हैं? मेटल N हो सकता है अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और क्या हो सकता है? लेड, Zn, कॉपर और एल्कली में लिथियम। बाकी कोई और नहीं चलेगा। बाकी और इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वहां के जो नाइट्रेट होते हैं अल्कली के अलावा वो NO2 नहीं देते, वो नाइट्राइट प्लस O2 देते हैं। मैंने एस ब्लॉक में ही बताया था आपको, जिसमें से एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में जो दी है, लेड के नाइट्रेट की हीटिंग। लेड नाइट्रेट की हीटिंग होती है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बनाता है PbO प्लस ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस और प्लस कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस, ठीक है। तो NO2 प्लस O2 जो बनता है, NO2 यहां पैरामैग्नेटिक है लेकिन कलर्ड है, O2 भी पैरामैग्नेटिक है लेकिन कलरलेस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने लिख लिए किसके? N2O3 के बारे में और ये सारे NO2 के बारे में। नोट कर लो। फिर एक ऑक्साइड और बचता है जिसको बोलते हैं N2O5, वो भी कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड एक्चुअल में दो बचे हैं, एक मुझसे छूट गया, N2O5 से पहले एक N2O4 भी आएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो जरा। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 2x - 8 = 0, तो +4 आ जाएगा। कलरलेस है, एसिडिक, सॉलिड या लिक्विड दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। स्ट्रक्चर देखना जरा, ये एक्चुअल में NO2 का डाइमर है N2O4, तो ऐसा दिखेगा N N डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेटो, इस तरीके से डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेटो। या आप इसको ऐसे बना सकते हो N N डबल बॉन्डो O नेगेटिव पॉजिटिव और यहां O नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा, ठीक है। लोन पेयर वगैरह आप सब जानते ही हो, दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, एक्चुअल में NO2 का डाइमर है तो ऐसा दिखता है। ये NO2 के दो मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? N2O4, लेकिन ऐसा कूल करने पे डाइमर मिलेगा आपको। मान लो आपने अगर हीटिंग कर दी सॉल्यूशन की तो N2O4 ब्रेक करके मोनोमर बना लेगा। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि ये है ब्राउन कलर, ठीक है, और ये है कलरलेस। तो एक बात बताओ, अगर ब्राउन कलर से कलरलेस जा रहे हो तो ऐसा बोलते हैं कि जब टेम्परेचर कम किया जाता है, लोअर टेम्परेचर पर डाइमर एग्जिस्ट करता है। हाई टेम्परेचर पे तो डाइमर को बॉन्ड एनर्जी मिल गई ना, तो वो टूट के मोनोमर में आ जाएगा। तो लोअर टेम्परेचर कम करने पर ब्राउन कलर फेड होता जाता है, कलरलेस की तरफ जाता है। और कलरलेस से अगर हीट करते हो सॉल्यूशन को तो वो ब्राउन कलर इंटेंस हो जाएगा, मतलब ब्राउन कलर आता जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, +5 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, 2x - 10 = 0, ऑक्सीडेशन नंबर +5। कलरलेस एसिडिक सॉलिड है। स्ट्रक्चर देखो, N2O4 के स्ट्रक्चर में एक O बीच में डाल दो तो N2O5 का बन जाएगा, तो NON लिंकेज आ जाएगी यहाँ पे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसमें NN बॉन्ड है, किसमें NO बॉन्ड है, किसमें NON लिंकेज है, इस टाइप से, है ना। तो एक ये हो गया, और अगर आप दूसरा बनाना चाहो तो ऐसा हो सकता है ON डबल बॉन्ड हो, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ऐसा कर सकते हो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ईजी है। HNO3 की रिएक्शन करा दो किससे? P2O5 के साथ। तो क्या करो आप, सीधा सा डायरेक्ट है, P को N से और N को P से रिप्लेस कर दो, बस इतना कर लो। तो ये बना लेगा HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्लस क्या आ जाएगा? N2O5। N2O5 में मैंने केमिकल बॉन्डिंग बताया था कि N2O5 का एक स्पेशल केस होता है, सॉलिड N2O5 अगर लिखा है तो आपसे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछें तो सॉलिड N2O5 एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नाइट्रोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में, Sp और Sp2। तो ये ध्यान रखना आप, है ना, नोट कर लो इसको। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस में एक्चुअल में 3 टाइप होते हैं, एक व्हाइट फॉस्फोरस होता है, एक रेड फॉस्फोरस होता है, एक ब्लैक फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस। अब जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस में हम देखेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ध्यान से देखना जरा। अगर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करूं तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसकी नंबर 1 फ्रॉम थॉमस स्लैग। फ्रॉम थॉमस स्लैग। थॉमस स्लैग मैंने बताया था आपको, एस ब्लॉक में क्या होता है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये होता है अपना थॉमस स्लैग। Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये क्या है? थॉमस स्लैग। इसकी रिएक्शन कराते हैं सिलिका के साथ, SiO2, तो ये बनाता है CaSiO3 प्लस फॉस्फोरस का यहां पर बनता है सबसे पहले ऑक्साइड P4O10, और फिर इसमें कोक डाल देते हैं, कोक मतलब कार्बन, तो ये देता है आपको P4, कौन सा वाला? व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है।
और प्लस क्या बनता है यहाँ पे CO। तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सिलिका के साथ रिएक्शन कराओ, कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, P4O10 आएगा, और फिर कोक के साथ रिएक्शन कराओगे तो P4 + CO बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें समझना है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी, प्रॉपर्टीज में चलेंगे तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज इसकी जो है, नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि वाइट वैक्सी सॉलिड होता है। पॉइंट नंबर 2, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CS2, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ठीक है, वाटर में तो ये इनसॉल्युबल है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। पॉइंट नंबर 3, ग्लोज इन डार्क, अंधेरे में चमकता है, ये केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस बोलते हैं इसको, है ना। तो ग्लोज इन डार्क। 4th नंबर है इसमें कैप्ड अंडर वाटर। ठीक है, तो फिर से देख लो क्या है, वाइट वैक्सी सॉलिड है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CS2, ग्लोज इन डार्क, कैप्ड अंडर वाटर। अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है P4 का, ध्यान से देखना। P4 कौन सा वाला है, ये वाइट। तो वाइट फॉस्फोरस एक्चुअल में वाइट, रेड और ब्लैक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाइट ही होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हाईली स्ट्रेंथ रहता है। कैसे देखना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना, ध्यान से देखना। P 3 P रख दो और 1 P ऊपर। ठीक है, सभी P को एक दूसरे से जोड़ दो। कैसे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, आमने सामने वाली जोड़ दो। तो कैसा है ये, 3 P एक ही प्लेन में और 1 P उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, पिरामिडल शेप आप बोल सकते हो। हर एक फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर भी बच जाएगा, हर एक फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 3 सिग्मा एक लोन पेयर। तो इससे रिलेटेड पॉइंट लिख लेते हैं। पहला, फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर शेप की बात करें तो ट्राइगोनल, पिरामिडल, क्योंकि 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर है, पिरामिडल। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, जो एंगल है PPP, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है। एक्चुअल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे एंगल होता है 109.5। अगर लोन पेयर आ जाए तो उससे एंगल थोड़ा कम होता है, लेकिन यहां तो एंगल बहुत ही ज्यादा कम है, 60 डिग्री। हाईली स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर है, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव होता है ये वाला फॉस्फोरस। कौन सा वाला, व्हाइट फॉस्फोरस होता है। ठीक है, टोटल PP बॉन्ड बता दो, PP बॉन्ड। तो टोटल PP बॉन्ड इसमें कितने हैं, काउंट कर लो। 4 तो ये बाहर से दिख रहे हैं, आमने सामने वाले 2 और ऐड कर दो तो 6। लोन पेयर टोटल कितने, हर एक फॉस्फोरस पे एक तो 4। ठीक है, तो ये कहानी होती है, इसको नोट कर लो, फिर अपन इसकी केमिकल रिएक्शंस भी लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझ लो व्हाइट फॉस्फोरस की। पहली रिएक्शन है नंबर 1, रिएक्शन विद अल्कली। अल्कली के साथ P4 की क्या रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्लस वाटर होता है इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है PH3 प्लस NaH2PO2। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है इसका। ठीक है, ध्यान रखना। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी गई थी, तो यहां तो 0 है, यहां -3 है, और यहां चेक कर लो 1 + 2 3 हो गया, और यहां से आएगा -4, तो +1 आ जाएगी, निकाल सकते हो आप x मान के। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट नाम है इसका, लिख देता हूं, याद रखना। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट होता है ये। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अल्कली के साथ रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन का टाइप पूछे तो बता सकते हो। 0 से -3 क्या है, रिडक्शन। 0 से +1 क्या है, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो गया ये, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन के साथ 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं। पहली है P4 + O2, लेकिन O2 अगर आप कहां से लो, एयर से। तो एयर से O2 का मतलब होता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो लिमिटेड सप्लाई का मतलब ये हो गया कि आप कहां से ले रहे हो, एयर से ले रहे हो। तो एयर से रिएक्शन हो रही है, तो इसमें बनता P4O6। लेकिन अगर आप इसका कंबस्शन कराओगे व्हाइट फॉस्फोरस का, मतलब O2 कंबस्शन में कहां से आती है, एक्सेस में आती है,
तो अगर आप कंबशन में कराओगे तो P4 कंबशन कराओगे तो P4O10 बनेगा। तो इसमें P4O6 और इधर P4O10 बनता है। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लो जरा, P4O6 का कैसे बनाते हैं और P4O10 का कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में नंबर 1 है P4O6 का, ध्यान से देखना जरा। P4O6 में आपने P4 का बना रखा, मैंने बताया था क्या करना है, 4 P बनाओ और हर एक दूसरे से जोड़ दो हर एक को, ऐसे ही था। बस यहां क्या करना, आप बीच में पॉप लिंकेज लगा देना, मतलब बीच में O आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये वाला एक 6, पॉप लिंकेज आ जाएगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बताओ, P सिंगल बॉन्ड हो बताओ, टोटल लोन पेयर बताओ, इस टाइप के। ठीक है, तो आप बता दो मुझे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल सिग्मा बॉन्ड इन P4O6। मैंने केमिकल बॉन्डिंग बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको बता रखे हैं पहले ही। ठीक है, यहां पर भी एक बार लिख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो टोटल कितने आएंगे, ध्यान से देखो जरा। पॉप लिंकेज आ गई, तो अगर मैं यहां से देखूं, इधर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 12। पाई बॉन्ड बताना जरा कितने हैं, एक भी नहीं तो 0। लोन पेयर बता दो, हर एक फॉस्फोरस पे एक एक लोन पेयर और हर एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे। तो 6 का डबल तो हो गया 12 और 4 ये हो गए 16, तो 16 16 लोन पेयर हो गए इसमें। हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा फॉस्फोरस का, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर मतलब sp3 पिरामिडल शेप। इस टाइप से आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे P4O10। P4O10 की अगर बात करेंगे तो यही P4O6 तक तो आपको बनाना ही है, P4O6 तक तो आपको बनाना ही है, मतलब पॉप लिंकेज लगा के P4O6 तक आ जाओ इस तरीके से। अब क्या करोगे आप, 4 ऑक्सीजन और है ना, तो P के साथ डबल बॉन्ड लगा दो 4, 1 2 3 4। ये POP लिंकेज वाले जो बीच में ऑक्सीजन बना रखे मैंने ब्लू वाले, वो सब हैं ब्रिज्ड ऑक्सीजन, और बाहर वाले ऑक्सीजन को बोलते हैं एपिकल ऑक्सीजन। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो यहां बता दो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने, काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 सिग्मा है। पाई बॉन्ड बता दो कितने हैं, आपको साफ साफ दिख रहे हैं चमकते हुए पाई बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 पाई हैं। अच्छा, ये सारे के सारे पी पाई हैं कि पी पाई डी पाई है, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा। यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3 सिग्मा और चौथा सिग्मा ये, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस क्या है, sp3। अच्छा, अगर sp3 तो p सारे यूज हो गए, तो अब क्या बचेगा, d बचेगा ना फॉस्फोरस के पास। इसका मतलब अगर मैं p पाई डी पाई पूछूं तो ये चारों पाई बॉन्ड है वो कौन से वाले बॉन्ड है, p पाई डी पाई बॉन्ड है। p पाई एक भी नहीं है, 0 है। लोन पेयर के बारे में बात करें तो अब फॉस्फोरस पे थोड़ी रहा, क्योंकि उसने डबल बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन पे बचेंगे, और हर एक ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर होगा, 2 2 हो गया, चाहे वो एपिकल हो चाहे वो ब्रिज हो। तो 10 का डबल कितना हो गया, 20, तो 20 लोन पेयर। मतलब आपके सामने जो क्वेश्चन मिलेगा वो स्ट्रक्चर बेस्ड होगा। मैंने स्ट्रक्चर बताने का तरीका बता दिया, इससे आप सभी टाइप के क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और अगला अपना टॉपिक है रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में हमने सारा पढ़ लिया, अब चलते हैं रेड फॉस्फोरस पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो जो व्हाइट फॉस्फोरस था ना, इसको हीट कर दो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बना लेता है रेड फॉस्फोरस। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस और कुछ प्रॉपर्टी का भी डिफरेंस हो जाता है। जैसे अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखूं तो पहले नंबर पर यह है कि नॉन पॉइजनस इन नेचर, नॉन पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, डज नॉट ग्लो इन डार्क, मतलब केमिल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना ये नहीं दिखाता है। कौन दिखाता है, व्हाइट फॉस्फोरस। तीसरा, इनसॉल्युबल इन बोथ वाटर पोलर सॉल्वेंट एंड CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, दोनों में ही। जबकि वहां क्या था, व्हाइट में वाटर में इनसॉल्युबल था, CS2 में सॉल्युबल था। ठीक है, तो नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। डज नॉट ग्लो इन डार्क मतलब अंधेरे में नहीं चमकता है, क्योंकि केमिल्यूमिनेसेंस शो नहीं करता। और इनसॉल्युबल इन बोथ H2 एंड CS2। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना,
स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस हो जाता है। क्या डिफरेंस होता है? जो व्हाइट फास्फोरस था उसका हाईली स्ट्रेंड स्ट्रक्चर है, यहां पे स्ट्रेंड रिमूव हो जाता है क्योंकि ये कैसा होता है? पॉलीमेरिक फॉर्म। कैसा फॉर्म होता है? पॉलीमेरिक फॉर्म। और पॉलीमेरिक फॉर्म कैसा? जो व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर था उसमें हम क्या करेंगे, देखो यहां पर सारे बॉन्ड लगे हैं, यहां क्या है, देखो व्हाइट में यहां बॉन्ड होता था ना, यहां ये तोड़ दो, इधर और इधर इसकी ही यूनिट एक रिपीट कर दो, तो इस तरीके से इसकी एक एक यूनिट आगे बढ़ती जाएगी, तो कैसा रूप ले लेगा? ये पॉलीमर का फॉर्म बना लेगा। ठीक है, इस वजह से ये लेस स्ट्रेंड होता है रेड फास्फोरस। कौन सा? ये वाला, इसी को रेड बोल रहे हैं। व्हाइट से कम स्ट्रेंड रहता है। व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव रहता है किससे? रेड फास्फोरस से, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं ब्लैक फास्फोरस पे। ब्लैक फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो रेड फास्फोरस को हीट करोगे तो ब्लैक बनेगा। कैसे? रेड फास्फोरस को अगर हीट किया जाए, दो अलग अलग टेम्परेचर पे काम होता है। ठीक है, 530 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स ये बनाता है अल्फा ब्लैक, और इसका स्ट्रक्चर होता है रोम्बिक। सॉलिड स्टेट में आप ये जानते हो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं ना, रोम्बिक। और अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए तो इसमें बनता है क्या? बीटा ब्लैक। दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। ये कैसा होता है? मोनो क्लिनिक, है ना, ये भी सॉलिड स्टेट में आता है। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक कैसे होते हैं? अच्छा, अगर मैं तीनों फास्फोरस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे पूछूं, रिएक्टिविटी, तो व्हाइट की सबसे ज्यादा, फिर रेड और फिर ब्लैक, ऐसा होता है। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो रिएक्टिविटी का इनवर्सली है। स्टेबिलिटी व्हाइट की कम, रेड की ज्यादा, फिर ब्लैक की सबसे ज्यादा। तो ये कहानी हो गई फास्फोरस से रिलेटेड। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले कंपाउंड की तरफ, जिसको बोल रहे हैं फॉस्फीन, PH3। ध्यान से देखना जरा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 है फ्रॉम Ca3P2। इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैल्शियम फॉस्फाइड। अब ये जो कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसमें पानी डालो या HCl के साथ रिएक्शन कराओ, फॉस्फीन बनती है। तो Ca3P2 में अगर पानी डालो तो आप जानते हो वाटर में क्या है? H+ और OH-। और यहां पर आप आयन पता है आपको, Ca2+ और फॉस्फाइड मतलब P3-। कैटाइन और एनाइन में आप एक दूसरे को क्या जोड़ दो, जैसे ये कैटाइन इसके एनाइन से और ये कैटाइन इसके एनाइन से जुड़ जाएगा, तो कैल्शियम का तो बन जाएगा हाइड्रोक्साइड, और P3- क्या बना लेगा? PH3, फॉस्फीन गैस निकलती है। अगर मैं इसी की रिएक्शन HCl से करवा देता, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या करता? CaCl2 बनाता, और क्या बनता? PH3। ऐसा भाई, कैटाइन को एनाइन से और एनाइन को कैटाइन से जोड़ना है क्रॉस में। ठीक है, दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसको अपन लैब मेथड बोल रहे हैं, ये मैंने आपको पीछे भी लिखवाई है। P4 की रिएक्शन, कौन से वाले? व्हाइट फास्फोरस की। इसकी रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, प्लस वाटर भी होता है इसमें, तो ये बनाता PH3 प्लस NaH2PO2। और ये जो रिएक्शन होती है इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 उसमें होती है, ध्यान रखना, इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। ठीक है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है और फॉस्फीन गैस निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 कलरलेस, सेकंड कलरलेस गैस है ये। ठीक है, सेकंड पॉइजनस इन नेचर, हाईली पॉइजनस होती है ये। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, सेकंड है बेसिक इन नेचर, मतलब PH3 जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करती है। रिएक्शन लिख सकते हो बेसिक नेचर की, PH3 की रिएक्शन HBr से और HI के साथ, तो ये बनाता है PH4Br, फॉस्फोनियम का सॉल्ट, इस तरीके से बोल सकते हो।
PH4I इस तरीके से, ठीक है, बेसिक नेचर की होती है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स, मेटल के सॉल्ट के साथ फॉस्फीन की रिएक्शन क्या होता है देखना। CuSO4 के साथ रिएक्शन कराओ किसकी, PH3 की, किसकी, PH3 की, तो ये बनाता है Cu3P2 और हाइड्रोजन का SO4 मतलब H2SO4, ऐसे ध्यान रखना, कॉपर का फॉस्फाइड बन रहा है इसमें। इसी तरीके से HgCl2 की रिएक्शन कराओ किससे, PH3 से, तो क्या बनेगा Hg3P2 प्लस हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ मतलब HCl, और ये दोनों ही किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, ध्यान रखना। ये नोट करो, फिर और प्रॉपर्टीज इसकी लिखेंगे, यहां तक नोट कर लो पहले। तो हमने 4 प्रॉपर्टी लिख ली, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलेंगे इसकी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये लिख लो, रॉटन फिश स्मेल होती है इसकी, PH3 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 ध्यान से सुनना, नॉन इनफ्लेमेबल व्हेन प्योर, जब प्योर होता है तो नॉन इनफ्लेमेबल होता है, लेकिन बट बिकम्स इनफ्लेमेबल in presence of P2H4 और P4 की वेपर्स, जब इसकी वेपर्स प्रेजेंट होती है ना इसके साथ, तो ये इनफ्लेमेबल हो जाता है, ठीक है, इनकी वेपर्स की वजह से। 7th नंबर पे प्रॉपर्टी हमारी फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ PH3, फॉस्फीन के प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, फॉस्फीन का जो सॉल्यूशन है उसको हम मिला देते हैं उसमें KOH, KOH से पहले HI मिलाते हैं, HI, तो HI मिलाओगे तो बनेगा PH4I, ठीक है, फॉस्फोनियम आयोडाइड, और इसके बाद मिलाओगे KOH तो यहां बनता है KI प्लस वाटर और प्लस PH3 को सेपरेट कर सकते हो। तो फॉर प्यूरिफिकेशन हम ऐसा करते हैं, मतलब यहां पर इम्प्योर PH3 है जिसमें इंप्योरिटीज वगैरह हैं आपके पास, और यहां क्या मिला आपको, प्योर PH3 मिला, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये है, इट एक्सप्लोड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, लाइक HNO3, Cl2 एंड Br2 वेपर्स, ठीक है, एक्सप्लोड कर जाता है। पॉइंट नंबर 9, PH3 में वाटर डालो और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये देता आपको रेड फॉस्फोरस, और कौन सी गैस रिलीज होती है, H2, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 10 इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस PH3 में, तो हम लिखेंगे नो हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल के अकॉर्डिंग कोई हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं होता है। PH3 जो होता है कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं कि एंगल नियरली 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के आसपास, ठीक है, और ये जो लोन पेयर है ये प्योर ऑर्बिटल में पड़ा होता है 3s में, ठीक है, प्योर 3s में। और ये जो बॉन्ड बने वो कैसे बने हैं, 3p, देखो 3s2 3p3 है ना इसका आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन, तो 3p 1s ओवरलैपिंग से सारे बॉन्ड बने, ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फॉस्फोरस के हैलाइड्स पे चलते हैं। क्लोराइड की हम बात करेंगे, PCl3 पहला। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, पहली वाली है फॉस्फोरस की रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, और कैसा क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन के साथ कराओगे, ठीक, तो ये बना लेगा क्या, PCl3।
भाई ये PCl5 भी बना सकता है, वो बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है। मान लो आपने फॉस्फोरस लिया P4, ठीक है, तो यहाँ 4 करोगे, 4 इंटू 3 12, तो यहाँ 6 ले लेना, 6 का डबल 12, ठीक है। सेकेंड नंबर पर है P4 की रिएक्शन आप कराओ थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2, तो इसमें बनता है PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2, PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2, ठीक है। यहां आपसे इसमें लोन पेयर पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, H2Cl2 एक्चुअल में ऐसा होता है ClSSCl, इस पे 3 लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 2 और इस पे 3, टोटल कितने हो गए 10 लोन पेयर, ध्यान रखना 10 लोन पेयर होते हैं इसमें। तो 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ड्राई क्लोरीन के साथ कराओ PCl3 बन जाएगा, और SOCl2 इसका नाम याद रखना थायोनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे P4 से, तो क्या बनेगा PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज में लिखेंगे पहली वाली, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड में हम क्या करेंगे, 3 रिएक्शन एक साथ लिख लेंगे। कैसे? PCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ, इसी की रिएक्शन एल्कोहल के साथ, और इसी की रिएक्शन एसिड के साथ। तो होता क्या है, वाटर के साथ क्या करना है आपको, यहां पर HCl निकाल दो, मतलब सीधा सा है, देखो वाटर का मतलब H और OH होगा, OH उठाओ Cl निकाल दो, मतलब OH लाके Cl को निकाल दो, तो क्या बन जाएगा H3PO3। भाई 3 Cl की जगह OH आ जाएंगे ना 3, तो H3PO3, और प्लस जो H निकाला Cl के साथ भेज दो HCl, और इसी के क्या होते हैं, वाइट फ्यूम्स होते हैं, वाइट फ्यूम्स होते हैं HCl के, ठीक है। फ्यूम्स बनते हैं जब इसको पानी में डालते हैं, तो ध्यान रखना। ROH में बहुत इजी है, Cl उठाओ, OH हटाकर यहां लगा दो, तो RCl। इसमें भी OH की जगह Cl ले आओ, तो RCOCl। बस इसमें बाई प्रोडक्ट ध्यान रखना, साथ में क्या बनता है H3PO3। ऑर्गेनिक में बताया था मैंने कैसे आपको रिएक्शन याद रखना है, H3PO3, ठीक है। तो Cl हटा के OH हटा के Cl ले आओ, ऐसा कर लो, है ना। एक बार मैं बता देता हूं कैसे ध्यान रखोगे रिएक्शन, इसकी और इसकी सेम टाइप की है। ROH 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 ऐसे लिख लो, और P के साथ कितने Cl लगे हैं, 3 लगे हैं ना, ऐसे, तो H3PO3 यहां से निकाल लो, सीधा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली हो गई। दूसरी, तीसरे नंबर की यहां लिख देता हूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है फॉस्फोरस का, और ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है। ध्यान रखना, फॉस्फोरस का जो हाइड्राइड है उसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, लेकिन PCl3 हैलाइड का तो होता है। sp3 और ट्राइगोनल पिरामिडल, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है इस पे, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एक और अपना हैलाइड है जिसको बोल रहे हैं अपन PCl5। ये तो PCl3 था पहले वाला, मैं इसी में एडिट कर रहा हूं PCl5। पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन P4, बस यहां पर क्या कर दो, एक्सिस में क्लोरीन ले लो, तो यहां 5 ले लो, तो यहां क्या आ जाएगा PCl5। ये कितने हो गए, 5 इंटू 4 20 हो गए ना, तो 10 ले लो, यहां एक्सिस में ले लो, है ना, ठीक है। तो एक्सिस Cl2 के साथ कराओगे, ये बनेगा। P4 की रिएक्शन पिछले बार SOCl2 थी, अब SO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरल क्लोराइड, सल्फ्यूरल क्लोराइड। सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, PCl5 और प्लस SO2, बस ये बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज में बात करें तो येलोइश पाउडर होता है ये, ठीक है। सेकंड नंबर पे अपन क्या कर रहे हैं, एक साथ इसकी रिएक्शन लिख लें, किसकी, PCl5 की। कैसे कैसे, ध्यान से देखना। पहले इसको हीट करा दो, दूसरा सिल्वर के साथ, तीसरा टिन के साथ, चौथा ROH के साथ, पांचवा RCOCl के साथ, और एक वाटर में इसको डाल दो, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन। हीटिंग पर क्या होता है, PCl5 को तोड़ दो, कैसे, PCl3 प्लस Cl2 में। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर आपको पता है, 2 एक्सियल पे Cl होते हैं और 3 इक्वेटोरियल पे। हीट कराने पे Cl2 निकल गया, PCl3 बना। अब ध्यान देना जरा, सिल्वर के साथ हीट कराओ या टिन के साथ कराओ, तो PCl5 में से पहले PCl3 को बाहर फेंक दो, तो PCl3 इधर और PCl3 इधर। अब क्या बचा, क्लोरीन बचा ना तुम्हारे पास इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो क्लोरीन की सिल्वर से करा दो, तो मैं क्या लिख रहा हूं AgCl, और टिन से कराओगे तो टिन का तो +4 एग्जिस्ट करता है ना, पता है, बताया था मैंने, तो टिन +4 करेगा तो SnCl4।
पानी में इसको डालोगे तो ये बनाएगा POCl3 प्लस HCl निकलेगा, ठीक है। RCOCl, सॉरी RCOOH, Cl नहीं है, RCOOH। ROH और RCOH में क्या करोगे, PCl5 क्या करेगा, OH हटा के Cl लगा देगा, तो RCOCl ऑर्गेनिक में तो बहुत अच्छे से याद कर रखी है, यहां भी OH हटा के Cl लगा दो। बस यहां एक्स्ट्रा क्या बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा, यहां भी एक्स्ट्रा POCl3 और HCl बनेगा, ठीक है। तरीका मैंने बताया था याद करने का, एक बार फिर से बता रहा हूं, ऐसे लिख लो ROH Cl PCl3 और Cl, ऐसे और ऐसे तोड़ दो, RCl POCl3 और HCl, सेम वही कहानी यहां होगी। थर्ड पॉइंट पे मैं बता रहा हूं इसका स्ट्रक्चर, यहां बना देता हूं। स्ट्रक्चर एक्चुअल में इसका ऐसा होता है, P के साथ 3 Cl होते हैं एक प्लेन में, ठीक है। ये क्या हो गए, एक प्लेन में एक Cl अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अगर बॉन्ड लेंथ ये वॉल्यूम है x, इक्वेटोरियल वाली, एक्सियल वाली y, तो बॉन्ड लेंथ भी आप जानते हो y बड़ी होती है x से, एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से PCl5 में। लेकिन अगर यहां मैं सभी Cl की जगह F कर दूंगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि PF5 में क्या होता है, बेरी रोटेशन। बेरी रोटेशन मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल की फ्लिपिंग होती रहती है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बॉन्ड लेंथ, मतलब दोनों बॉन्ड लेंथ फिर सेम हो जाती है, ठीक है। अगर मैं सॉलिड PCl5 की बात करूं, फोर्थ नंबर पे सॉलिड PCl5, तो ये एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे तो sp3 और sp3d2, ठीक है। तो ये कहानी हो गई PCl5 की, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस के बारे में समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सी एसिड, पहला है हाइपो फॉस्फोरस एसिड, जिसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड। फॉर्मूला होता है H3PO2। और स्ट्रक्चर कैसे बनाना, ध्यान से सुनो। आप क्या करो, जितने भी ऑक्सी एसिड है ना फास्फोरस के, सबसे पहला काम एक P डबल बॉन्डो लगा दो, एक P डबल बॉन्डो लगा दो। अब बताओ कितने O बच गए, एक O बच गया ना, तो एक OH बना दो। अब बाकी H बच गए तो सीधे सीधे H जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बताओ PH बॉन्ड है, यस है, कितने हैं, 2 हैं। P सिंगल बॉन्ड OH है, कितने हैं, 1 है। P डबल बॉन्ड है, कितने हैं, 1 है। फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये जो बॉन्ड होगा पाई वाला, वो फॉस्फोरस D देगा अपना, क्यों, P तो खत्म हो गया ना sp3 में, तो P पाई D पाई बॉन्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन कराओ NaOH के साथ, व्हाइट फॉस्फोरस की NaOH के साथ, याद करो, व्हाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या देता था, PH3 बनाता था प्लस NaH2PO2, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये हमने फॉस्फीन में लिखी थी और व्हाइट फॉस्फोरस 2 जगह पहले लिख चुके हैं, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर 0, -3 और इधर +1। अगर मैं इसमें इसको एसिडिफाई कर दूं तो बन जाएगा H3PO2, ऑन एसिडिफिकेशन ये क्या बना लेगा, H3PO2, ठीक है। बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन कितने हैं, एक ही है ना, तो बेसिसिटी क्या आ गई इसकी 1। बहुत आसान है, ठीक है, इस तरीके से चलना है। सेकंड नंबर पे ध्यान देना, दूसरे नंबर पे ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड। पहला फॉस्फेनिक था, ये फॉस्फोनिक है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये होता है H3PO3। स्ट्रक्चर इसी टाइप से बनाएंगे, P के साथ एक डबल बॉन्ड हो, 2 O बच गए तो 2 OH लगा दो, और एक H बच गया तो H लगा दो, ऐसा बहुत आसान है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, P2O3 में पानी डाल दो, क्या बन जाएगा, H3PO3। बेसिसिटी बताओ, ऑक्सीजन से कनेक्टेड कितने H हैं, 2, तो बेसिसिटी 2 हो गई, बहुत आसान है। तीसरे नंबर पे देखो, पायरो फॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड होता है H4P2O5,
H4P2O5, ठीक। तो P के साथ क्या करो, देखो अब 2 P आ गए ना, तो अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे, एक डबल बॉन्ड हो इसको, एक इसको। अब कितने O बच गए, 3 बच गए, तो 2 बना दो OH, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, और एक O बच गया तो दोनों की दोस्ती करा दो, बीच में पॉप लिंकेज जोड़ दो। अब 2 H बच गए तो सीधे सीधे जोड़ दो। बेसिसिटी कितनी, 2, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किधर जुड़ा है, किधर जुड़ा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, PCl3 की रिएक्शन कराते हैं H3PO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बनाता है ये H4P2O5, ठीक है, ध्यान रखना ये, समझ गए बात को। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, बताओ पीएच बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, पीओएच कितने हैं, 2 हैं, पॉप लिंकेज है क्या, यस है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक, नोट कर लो इसको, फिर इसके 3 और अपन लिखेंगे। और इसको आप ऐसे याद करना, देखो हाइपो ऑर्थो पायरो, क्या हो गया ये, HOP, होप, ऐसे याद कर लेना। हॉप में मैंने क्या बताया, तीनों अस वाले बताए, हॉप में तीनों अस वाले, हॉप मतलब H मतलब हाइपो, O मतलब ऑर्थो, पायरो, और फिर अस 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 मतलब फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ऐसा। पहले वाले का फॉस्फेनिक नाम है, दूसरे का फॉस्फोनिक नाम है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने हॉप में फॉस्फोरस वाले देखे, अब हॉप में फॉस्फोरिक वाले देख लो, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक, बस यहां पर आप क्या करो, अस हटा के क्या लगा दो, एक, तो हाइपोफॉस्फोरिक, यहां भी अस हटा के क्या आ जाएगा, एक। ऑर्थोफॉस्फोरिक, और यहां भी अस हटा के क्या लगा दोगे, एक, ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक, क्या क्या इनका फॉर्मूला बनेगा, हाइपोफॉस्फोरिक होता है H4P2O6, ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक होता है H4P2O7, और ऑर्थोफॉस्फोरिक होता है H3PO4। अब एक एक करके इनके बारे में लिखते जाएंगे। स्ट्रक्चर देखो, 2 फॉस्फोरस है, तो PP, सबसे पहला काम डबल बॉन्ड O देना। अब कितने O बच गए, 4 बच गए ना, तो 4 OH बन सकते हैं, 4 H दिख रहे हैं आपको, तो 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो भाई साहब। अब कुछ नहीं बचा, दोस्ती करा दो बीच में, ठीक है। H3PO4 की अगर मैं बात करूं, तो P के साथ डबल बॉन्ड हो, 3 O बच गए और 3 H मिल गए, तो H3PO4 में ऐसा आ जाएगा 3 OH ग्रुप। H4P2O7 में क्या करो, आप यहां तक पहुंच गए, बीच में O लगा दो, तो पॉप लिंकेज आ जाएगी बीच में, बाकी कहानी सेम है, इस तरीके से। समझ गए बात को, सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता सकते हो, पॉप लिंकेज, पीओएच बॉन्ड, पीएच बॉन्ड, पी डबल बॉन्ड, सारे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना, H4P2O6 का क्या है, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन कराओ आप किसके साथ, NaOH के साथ, तो बनता है क्या, H4P2O6। इसमें क्या करोगे, H3PO4 के लिए P2O5 में पानी डाल दो, तो क्या बनेगा, H3PO4, क्योंकि H3PO4 एक ऑक्सी एसिड है और P2O5 उसका एनहाइड्राइड है, कॉन्सेप्ट मैंने पीरियड टेबल में बताया था। अगला वाला कैसे बनेगा, H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल लेके हीट करा दो, तो वाटर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H4P2O7। बेसिसिटी बताओ, यहां कितने OH दिख रहे हैं, 4, ठीक है, इधर कितने दिख रहे हैं, 3, और इधर कितने दिख रहे हैं, 4, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर लिखना चाहो तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितनी आएगी, सॉल्व कर लेते हैं, x मान के, 4 + 2x - 12 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया यहाँ पे, 8/2 4, ठीक है। इधर क्या आएगा, 8 में से 3 क्या, 5, इधर 5, ठीक है, तो +4 +5 और +5 आएगा, ठीक है, आप निकाल सकते हो आराम से, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने 6 ऑक्सी एसिड बना लिए, एक और बना लेते हैं, 7th नंबर पर है पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HPO3 होल N। स्ट्रक्चर इसका पॉलीमर होता है, कैसा, P डबल बॉन्ड हो, पॉप लिंकेज होती है ऐसी, P डबल बॉन्ड और यहां पर OH, इस तरीके से बढ़ता है ये, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो फॉस्फोरस एसिड जो होता है H3PO3, Br2 वेपर्स के साथ रिएक्शन होती है तो बन जाता है ये पॉलीमरिक फॉर्म। बेसिसिटी की बात यहां नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, कितने भी OH हो सकते हैं, ठीक। इसका जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, इसका एक ट्राइमरिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, जो कि हम सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में आगे लिखने वाले हैं, ठीक है। पहले ये नोट कर लो आप।
चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, बहुत ध्यान से लिखना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पर है डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ H3PO3। H3PO3 को जब हीट कराते हैं तो ये डिस्प्रोनेंट हो जाता है किसमें, H3PO4 प्लस PH3 में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहां +3, यहां +5 और यहां -3। +3 से +5 ऑक्सीडेशन और +3 से -3 रिडक्शन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ठीक है, बहुत ईजी है। सेकेंड नंबर पर है रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसको ल्यूनार कॉस्टिक भी बोलते हैं, विद H3PO2। इससे हमें H3PO2 का रिड्यूसिंग नेचर पता चलता है। ये क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस कर देता है। तो AgNO3 प्लस H3PO2 की रिएक्शन होती है तो H3PO2 अपने आप को H3PO4 में ऑक्सीडाइज कर लेगा और सिल्वर को रिड्यूस कर देता है इधर +1 से 0 में, और नाइट्रेट बनेगा, उसका एसिड बन जाएगा HNO3। ऑक्सीडेशन नंबर से चल लेंगे अपन। +1 इधर कितनी है, +1 इधर कितनी है, +5 और इधर 0। ध्यान से देखो, +1 से 0 रिडक्शन, +1 से +5 ऑक्सीडेशन, मतलब इसने क्या करा, इसको क्या करा, रिड्यूस करा, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। समझ गए बात। थर्ड नंबर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोराइड्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइक्लोराइड्स। अब ट्राइक्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस अलग अलग टाइप का होता है, ध्यान देना यहां, इसलिए इंपॉर्टेंट है। NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3 और BiCl3। इधर 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 रिएक्शन किससे, वाटर से, हाइड्रोलिसिस कराना है ना। तो NCl3 में बनता है NH3 प्लस HOCl, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन बनता है यहां पर। ठीक है, PCl3 में पानी डालो तो बनता है H3PO3। ASCl3 में पानी डालो तो बनता है AS2O3, ऑक्साइड बनता है यहां पर, ध्यान रखना। और इधर साथ में HCl बनता है जिसके वाइट फ्यूम्स होते हैं, ध्यान रखना इधर। और इधर भी HCl बनता है। SbCl3 से वाटर का जो है एक तरीके से अलग टाइप का कंपाउंड बनता है जो आपने आज से पहले नहीं देखा है इसमें, इसको बोलते हैं अपन SbOCl, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। और इसमें बनता है BioCl, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। पर्ल वाइट कलर के होते हैं दोनों, है ना, पर्ल वाइट। इसका नाम है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और इसका एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, मैं एक लिख देता हूं, दूसरा आप लिख लेना। समझ गए बात को। तो क्या क्या बन रहा है, और प्लस HCl तो बना ही देना सभी में। तो ध्यान दो जरा, इन सभी में HCl बन रहा है और बाकी NCl3 में क्या बन रहा है, HOCl। तो ये ध्यान रखना, कभी आपसे पूछ लें कौन सा ट्राई हैलाइड है जिसके हाइड्रोलिसिस से ऑक्सी एसिड बनता है, तो ध्यान रखना NCl3 है नाइट्रोजन फैमिली में। नोट कर लो इसको, फिर आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो 3 पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे, अगर आपसे बोला जाए नाइट्रोलिम क्या है, क्या बोला जाए, नाइट्रोलिम। तो नाइट्रोलिम इज अ मिक्सचर ऑफ CaC2 प्लस N2। कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर है और इसकी रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है, ध्यान से देखना। CaC2 प्लस N2 गिव्स CaCN2 प्लस C। इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बाइड। ये मैंने आपको एस ब्लॉक में ही बताया है। और इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। और कैल्शियम साइनामाइड की एक प्रॉपर्टी होती है CaCN2 की, कि इसको अगर हाइड्रोलाइज कराओगे तो ये बनाता है CaCO3 और प्लस अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नाइट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन N2। 4 हो गए। 5वें नंबर पे चलते हैं। सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एज अ डाइमर, एक डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड PCl5 अगर लिखा है तो। एक्चुअल में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलके बने और वो इस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, कैटायन और एनायन के।
आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो इसका sp3 और इसका sp3d2, आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा है कैसे निकालना, ट्रिक भी बताई थी वहां पे, है ना, सीख लेना। अगर आपसे बोला जाए सॉलिड PbR5, सॉलिड PbR5 एग्जिस्ट एज PbR4 प्लस एंड Br माइनस, PbR4 प्लस एंड Br माइनस, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो इसका क्या आ जाएगा sp3, इस जैसा है, इस कैटाइन जैसा, है ना। अगर आपसे बोला जाए सॉलिड N2O5, सॉलिड N2O5 तो एग्जिस्ट एज नाइट्रोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोनियम नाइट्रेट कैसा, NO2 प्लस और NO3 माइनस। अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आप बोलोगे इसका sp और इसका क्या आएगा sp2, ठीक है, इस तरीके से। 8th नंबर पे अगर आपसे बोला जाए होम सिग्नल, होम सिग्नल तो होम सिग्नल होता है CaC2 प्लस Ca3P2, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर है। जब इसको अपन पानी में डालते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, ये शिप इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं इसका, है ना, मरीन इंडस्ट्रीज में। तो क्या होता है कि इसका एक पैकेट होता है, उसको अगर अपन पानी में डाल देंगे तो बहुत सारा धुआं निकलता है। तो जैसे कोई सर्च ऑपरेशन चलता है तो पता चल जाता है कि धुआं यहाँ से निकल रहा था, लोग यहाँ फंसे हुए हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं होम सिग्नल को। तो CaC2 प्लस Ca3P2 का मिक्सचर होता है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, देखो पॉइंट नंबर 9 में हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ HPO3 होल थ्राइस, मतलब साइक्लिक ट्राइमरिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक ट्राइमेरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ध्यान से देखना जरा कैसा होता है ये। H3P3O9 है, तो आप क्या करो, पॉप लिंकेज बना दो, अल्टरनेट PO इस टाइप से। हर एक फॉस्फोरस को एक एक डबल बॉन्ड दे दो, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, ठीक है। अब क्या करो, P के साथ 3 OH बना दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो और एक इसको दे दो। अब इससे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें आप निकाल लेना। जैसे सिग्मा बॉन्ड पूछ ले तो वो काउंट कर लेना, पाई पूछ ले तो वो काउंट कर लेना। चमकते हुए 3 दिख रहे हैं, सिग्मा आपको काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है, काउंट कर ही लेते हैं। चलो एक यहां पे आएगा OH में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अगर आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछे, सिग्मा बॉन्ड्स तो 15, पाई बॉन्ड्स पूछे तो चमकते हुए 3 दिख रहे हैं। अगर आपसे पी सिंगल बॉन्ड हो पूछे, पी सिंगल बॉन्ड हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, चेक कर लो फिर से। पी सिंगल बॉन्ड हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। पी पाई पूछे तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। इसके 4 सिग्मा हैं एसोसिएटेड, तो sp3 है तो p खत्म हो गया, अब क्या बचा d। तो ये सारे के सारे p पाई d पाई हैं। तो ये जो पाई थे वो कौन से थे, p पाई d पाई, तो तीनों क्या हैं ये p पाई d पाई बॉन्ड्स। और p पाई कितने हैं, 0, है ना, p पाई d पाई हैं। तो इस तरीके से बता सकते हो। पॉप लिंकेज बता दो चलो कितने, POP बॉन्ड्स। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं ना, पॉप लिंकेज 1 2 3 ऐसा है, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन लोन पर वगैरह कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर पे। स्ट्रक्चर ऑफ P4S3, एक सल्फाइड होता है ये। मैच बॉक्स जो होता है उसमें रेड फॉस्फोरस के साथ लिटिल अमाउंट ऑफ P4S3 भी होता है, ठीक है। कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, देखो आप क्या करो, 3 P बना दो ऐसे और इसको एक दूसरे से जोड़ दो। 3 P नीचे बना दिए, एक दूसरे जोड़ दो, एक P ऊपर रखो, PSP ऐसा, PSP PSP हो गया। 3 P नीचे थे और PSP लिंकेज ऊपर से आ गई। तो अगर आपसे बोला जाए सिग्मा बॉन्ड्स बताओ तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। पाई बॉन्ड्स 0। लोन पेयर्स बता दो, हर एक फॉस्फोरस पे 1 1 होगा और हर एक सल्फर पे 2 2 होंगे, सही है ना। तो 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 10 लोन पेयर, ठीक है। इस टाइप से आप बाकी हाइब्रिडेशन वगैरह भी निकाल सकते हैं, sp3 ये सब आप कर सकते हो।
बस स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनाना है। 11वें नंबर पे पॉइंट लिख रहे हैं, अमोनिया कैन बी ड्राइड ओवर क्विक लाइम CaO। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, याद रखना आप। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि CaO क्या है, एक बेसिक है, बेसिक ऑक्साइड है, उस पर अमोनिया गैस को आपको क्या करना है, एक तरीके से एडजॉर्प्शन कराना है। एडजॉर्प्शन मतलब CaO की सरफेस पे अमोनिया को लाना है, मतलब सुखाना, एक तरीके से ऐसा बोलते हैं। तो CaO की सरफेस पर अमोनिया गैस जब आएगी तो दोनों बेसिक है तो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो बेसिक का बेसिक पर आप ड्राई करा सकते हो इसको, है ना। पॉइंट नंबर 12, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद Cl2। Cl2 के साथ अमोनिया की रिएक्शन, दो अलग अलग कंडीशन की रिएक्शन है। अमोनिया प्लस Cl2 व्हेन Cl2 इज इन एक्सेस, और अमोनिया प्लस Cl2 व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस। अगर ये होता है तो यहां बनता है NCl3 जो कि एक्सप्लोजिव होता है प्लस HCl, और यहां बनता है NH4Cl और प्लस N2 गैस रिलीज होती है। तो ये ध्यान रखना कब कौन सा लिखना है, अगर Cl2 एक्सेस में है तो NCl3, और अगर अमोनिया एक्सेस में है तो NH4Cl प्लस N2 बनता है, और NCl3 एक्सप्लोजिव होता है, ध्यान रखना, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है देखो, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद ब्लीचिंग पाउडर। जब CaOCl2 के साथ रिएक्शन होती है तो N2 गैस निकलती है, ध्यान रखना। तो अमोनिया CaOCl2 के साथ क्या बनाता है, कौन सी गैस रिलीज होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो बोल देना N2 गैस निकलती है। ठीक है, 14 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH, हाइड्रोक्सिलामीन नाम है, विद नाइट्रस एसिड HNO2। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन में वाटर निकालना है जब तक H खत्म नहीं हो जाते। तो बहुत आसान है, देखो एक वाटर तो साफ साफ यहां से दिख रहा है OH और H, वाटर निकल गया, और एक H2 और यहां से O उठा लो तो क्या दिखेगा, N2O दिखेगा आपको, लाफिंग गैस। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसा आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर, इसमें हम बात करेंगे एसिड एनहाइड्राइड कॉन्सेप्ट की। एसिड एनहाइड्राइड कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई एसिड दिया जाता है तो उसका एनहाइड्राइड हम कैसे लिखते हैं, आप क्या करो, एसिड से, ऑक्सी एसिड से वाटर निकालते हो जब तक H खत्म नहीं हो जाते। जैसे HNO3 है, इसमें से वाटर निकालो, अब आप एक वाटर तो निकाल नहीं सकते ना, क्यों, यहां तो H एक ही दिख रहा है, तो आप इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, इसके दो मॉलिक्यूल से वाटर निकालो, तो मैथमेटिकली कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। H2N2O6 है, वाटर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, N2O5। इसी तरीके से आप HNO2 नाइट्रस एसिड, ये क्या है, नाइट्रिक है, ये क्या है, नाइट्रस है, तो नाइट्रस से अगर वाटर निकालोगे तो N2O3। ये उल्टी रिएक्शन भी चल सकती है, क्या, इसमें पानी डालो तो ये बनेगा, इसमें पानी डालो तो ये बनेगा, इससे पानी निकालो तो ये बनेगा, इससे पानी निकालो तो ये बनेगा, ऐसा होता है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं HNO2 प्लस HNO3, तो अब आपको दो दो मोल लेने की जरूरत नहीं, अब तो वाटर दिख रहा है साफ साफ, दो H और एक O उठा लो तो क्या बनेगा, N2O4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, NO2। तो NO2 इज द मिक्स एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 नाइट्रस एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 16 क्या कह रहा है देखना, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइट्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ध्यान रखना इस पॉइंट को, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाता है, सीधी सी कहानी है। 17th पॉइंट में ये लिख रहे हैं, ऑल ट्राईहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट NF3 आर अनस्टेबल। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा होता है। यहां नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आ रहा है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड में, तो ये स्टेबल होता है। ठीक है, हम ये लिख रहे हैं यहां पे और एडिशन करके, ओनली NF3 इज स्टेबल ड्यू टू, ओनली NF3 इज स्टेबल ड्यू टू
ग्रेट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि सेम पीरियड क्या है ना, ग्रेट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक, अगला पॉइंट नंबर 18 क्या कह रहा है, ऑल ट्राईहेलाइट्स एक्सेप्ट BiF3 आर कोवेलेंट इन नेचर। BiF3 आयनिक होता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। ठीक है, BiF3 इज आयनिक ड्यू टू फजान्स रूल। फजान्स रूल आपको पता है, लार्ज कैटायन और स्मॉल एनायन होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ध्यान रखना, ड्यू टू फजान्स रूल। ठीक बात। पॉइंट नंबर 19 क्या कह रहा है, BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करती ना, नीचे अनस्टेबल होती है, और जो क्लोरीन है उसका साइज ज्यादा होता है तो रिपल्सन की वजह से ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 20, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विद HNO3, डू नॉट रिएक्ट विद HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड। ये क्या करता है, पैसिव फिल्म बना लेता है। कैसी, क्रोमियम की जो पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड होती है वो Cr2O3 और एल्यूमिनियम की Al2O3 इसकी सरफेस पर। ठीक है, तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, नोट कर लो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है। यूजुअली आपको ऐसे याद रहता है कि ऑक्सी एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होती तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो उसका सही ऑर्डर जो होता है वो होता है ये, भले इसके ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है, यहाँ +3 और यहाँ +5 है, फिर भी उल्टा ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ की सीधी सी कहानी ये है कि H+ निकालो, एनाइन बनाओ। अब जो एनाइन स्टेबल हो रहा होगा मतलब वो अच्छा एसिड रहा होगा। ठीक, जैसे अगर मैं इससे H निकालूं और इसका एनाइन बनाऊं तो कैसा दिखेगा, मुझे ऐसा दिखेगा इसका एनाइन। इस वाले का एनाइन कैसा दिखेगा, इसका ऐसा दिखेगा, और इस वाले का कैसा दिखेगा, इसका ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस कर रहा है क्या, बिल्कुल करेगा, नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है और यहां भी रेजोनेंस है। सही बात है, यहां तक क्लियर। ठीक है, अब यहां पर कोई और रेजोनेंस हो रहा है क्या, यहां पे नहीं, इधर एक और रेजोनेंस हो रहा है, कौन सा, ये वाला। तो हो क्या रहा है, इसके रेजोनेंस को ये काट रहा है, ये बोलेगा हम भी तो करेंगे, हाँ भाई हमारे पास भी तो कॉन्जुगेशन है, हमारे पास भी लोन पेयर है, हम भी करेंगे रेजोनेंस। इधर क्या होगा, ये ऑक्सीजन भी बोलेगा हम भी आ रहे हैं रेजोनेंस करने, और ये भी तो बोलेगा हम भी आ रहे हैं रेजोनेंस करने। तो इसके रेजोनेंस को ये काट रहे हैं, मतलब इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबल होने जाना था, ये बीच बीच में टांग अड़ा रहे हैं। तो यहां पर मोर क्रॉस कॉन्जुगेशन है, यहां थोड़ा और कम है, यहां कुछ भी नहीं है, मतलब ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये वाला और फिर ये वाला। क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ये बहुत ही कम स्टेबल है इन तीनों में, है ना। तो ये किसकी ऑर्डर आ गया, स्टेबिलिटी का। अब जिसका एनाइन स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, रेजोनेंस से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज R3P डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड ओ डज नॉट। सीधी सी कहानी है, नाइट्रोजन यहां 5 बॉन्ड कैसे बना रहा है, 3 R के साथ और फिर ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता ना, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन। फॉस्फोरस में तो होते हैं तो वो एक्सपांड कर सकता ऑक्टेट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर सकता ना, डी कहां है इसके पास। नाइट्रोजन, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन सो कैटिनेशन लेस देन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन की कैटिनेशन फॉस्फोरस से कम होती क्यों,
एक्चुअल में होता क्या है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में यहाँ पे लोन पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लोन पे रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये कैटिनेशन एग्जिबिट नहीं कर पाता है। तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन इन नाइट्रोजन, ठीक है। PCl5 D2O के साथ, अच्छा एक बात बताओ, PCl5 वाटर के साथ तो लिख चुके थे अपन, क्या बनता था H3PO4 प्लस HCl। बस आपको क्या करना है, हैवी वाटर करना है, मतलब H की जगह क्या लगा दो, D, H की जगह D, ये आ गया आंसर, है ना। नोट कर लो इसको। तो ये हो गई नाइट्रोजन फैमिली की बात। जितनी रिएक्शन मैंने पढ़ाई है अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे, और जो भी इसकी जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो सारी की सारी करनी है, कोई पॉइंट उसमें छोड़ना नहीं है आपको, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा NCERT बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो सारा अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें। और ये कुछ क्वेश्चन मैंने कराए, बाकी आप NCERT के पीछे के क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो इन चैप्टर एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन, NCERT के लास्ट वाली एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन और एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व करें, ठीक है। और NCERT पढ़ते रहें ब्लॉक केमिस्ट्री में। चलो मिलते हैं फिर ऑक्सीजन फैमिली में, इसको नोट करो।